हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग मेनली नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं वो और एक वर्नर थ्योरी, ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज। ये मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं K4 FeCN6। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन इंटाइटी क्या है? तो ये आपका FeCN6-4, तो ये कोऑर्डिनेशन इंटाइटी है, ठीक है ना। और ये Cn माइनस क्या है? ये लिगेंड है। और ये जो Fe क्या है? एक मेटल है। तो इस कोऑर्डिनेशन इंटाइटी में एक ही मेटल है, इसलिए इसका नाम क्या है? मोनोन्यूक्लियर। बात समझ में आ रही है? एक ही सेंट्रल मेटल है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, ठीक है। जैसे ये भी क्या है? मोनोन्यूक्लियर है, एक कोबाल्ट है और यहाँ वही एक Fe है, तो इसको बोलेंगे मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन इंटाइटी। तो कैसे इनको लिखते हैं? तो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के अंदर क्या क्या होता है? तो एक तो सेंट्रल एटम यानी सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और दूसरा क्या होता है? लिगेंड। लिगेंड के बारे में लास्ट लेक्चर में उन्होंने पढ़ा था। लिगेंड मोनोडेंटेड भी हो सकता है, पॉलीडेंटेड भी हो सकता है। तो कैसे रखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो उसको समझते हैं। तो बहुत आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड वाइल राइटिंग द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने, तो इस फॉर्मूला लिखने के क्या क्या रूल होते हैं वो देखिए। कोऑर्डिनेशन इंटाइटी लिखने का सबसे पहला रूल क्या है कि सेंट्रल एटम इज प्लेस्ड फर्स्ट, कि सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखा जाएगा। तो देखिए आपका सेंट्रल एटम ही लिखा गया Fe। फिर द लिगेंड्स आर देन प्लेस्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि जो लिगेंड्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाएगा। चूंकि यहाँ पर एक ही लिगेंड है तो एक ही है। द प्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स चार्ज। लिगेंड को रखते वक्त है ना, उनके ऊपर चार्ज क्या है इससे मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक से ज़्यादा लिगेंड हो तब क्या करेंगे? तो एक से ज़्यादा लिगेंड हो, जिसका इसका एक एग्जांपल यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर आप ये एग्जांपल देखिए PtNH3 BrCl CH3NH2। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले आपका सेंट्रल एटम प्लेटिनम है, फिर NH3 है, ये भी लिगेंड है, ब्रोमीन, क्लोरीन, और ये मिथाइल अमाइन है। तो नाम देखिए अमाइन, तो A पहले आ गया, तो सबसे पहले अमोनिया। ब्रोमीन B से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकेंड नंबर पे क्लोरीन C से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल अमाइन M से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 डिफरेंट लिगेंड है। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम और उसके बाद 4 लिगेंड कैसे रखा गया है बेटा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। बात समझ में आ रही है? तो वही बात यहाँ कर रहा था। थर्ड पॉइंट क्या है? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो प्लेस्ड अल्फ़ाबेटिकल। अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है, अब लिगेंड में मोनोडेंटेड हो सकता है, पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब कि एक लोन पेयर दे रहा हो, पॉलीडेंटेड मतलब कि एक से ज़्यादा लोन पेयर वो दे रहा हो। इन केस ऑफ एब्रिविएटेड लिगेंड, एब्रिविएटेड लिगेंड क्या है? जैसे इथिलीन डाइअमाइन, को शॉर्टली हम EN से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। या ऑक्सलेट को हम OX से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लिगेंड का ये एब्रिविएशन हो गया, तो अगर ये लिगेंड का एब्रिविएशन है, एब्रिविएट किया गया है, उस केस में भी द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिविएटेड इज यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लिगेंड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी कुल मिला के मतलब क्या है कि चाहे मोनोडेंटेड लिगेंड हो, चाहे पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, चाहे उस लिगेंड को एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा हो यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ हो, उनको प्लेस करते वक्त हमेशा हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ही ध्यान में रखेंगे। ओके। तीसरी जो बात कह रहा है, द फॉर्मूला ऑफ द इंटायर कोऑर्डिनेशन इंटाइटी वेदर चार्ज्ड आर नॉट इज इंक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपको दिख ही रहा है कि जैसे हम जैसे लिखा कि हमने FeCN6, तो इस इंटाइटी को मैं देखो क्या कर रहा हूँ? ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। चाहे इस पर चार्ज हो चाहे ना हो, क्या हमेशा लिखना होता है? ब्रैकेट में लिखना होता है। और इस पर चार्ज क्या है? -4। तो एक बात है कि हमको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर बोला व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक देयर फॉर्मूला इज इंक्लोज इन पैरेंथेसिस एंड द एब्रिविएटेड ऑफ लिगेंड आर आल्सो इंक्लोज इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब क्या है कि जैसे ये आपका क्या है कि
पॉली एटॉमिक है तो यहाँ पे FeCN6 क्या एक से ज़्यादा आइटम है, तो देखो ब्रैकेट में लिखा गया है। लेकिन यहीं पर अगर Cl होता तो FeCl6-4, चूँकि Cl क्या एक ही एटम का है तो देखो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। तो जो भी पॉली एटॉमिक आपके क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक लिगेंड होते हैं या एब्रिविएटेड लिगेंड जैसे ईएन इथिलीन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो उनको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया, जैसे ऊपर में CN ब्रैकेट में लिखा गया लेकिन Cl ब्रैकेट में लिखा गया। ओके, उसके बाद से देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल विद द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोई इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये इनके बीच में देखो यहाँ पे Fe और CN6- के बीच में कोई स्पेस नहीं है। When the formula of charge coordination entirety is to be written without the counter ion, जैसे यहाँ पर पोटेशियम के यहाँ पर काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन के बिना लिख रहा हूँ कि F4FeCN6 है, और जब K प्लस हटा दूंगा तो क्या होगा FeCN6 पे -4। तो जब काउंटर आयन के बिना लिख रहा हूँ, द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज राइट सबस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन, ठीक है ना। तो वो क्या कहना चाह रहा है, तो इसको ज़्यादा सही लिखने का तरीका क्या है कि -4 न लिख के क्या लिखेंगे, पहले 4 और फिर माइनस, पहले 4 और फिर माइनस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है कोबाल्ट H2O, देखिए ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि पॉलीटॉमिक है 6 और 3+ चार्ज, FeCN6 3- चार्ज। फिर क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑफ कैटायन इज बैलेंस बाय द चार्ज ऑफ एनायन। तो इस तरीके से क्या है कि ये हमारा क्या हो गया कि ये जो हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन इंटिग्रिटी का फॉर्मूला लिखने का ये तरीका हो गया, ठीक है। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है इसका नाम कैसे लिखें, ये तो फॉर्मूला है, ये तो हमारा ये क्या तरीका हो गया, ये हो गया फॉर्मूला लिखने का तरीका। अब इस फॉर्मूले का नाम कैसे लिखा जाए, तो अगली जो हेडिंग है राइटिंग द नेम ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, की फॉर्मूला दिया हुआ है उसका नाम लिखना है। तो अगेन देयर आर सम रूल्स, और ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहले सेक्शन में फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो है, और दूसरे सेक्शन में जो फॉर्मूला है उसका नाम कैसे लिखा जाए, तो ये क्वेश्चन आपके मेजरली पूछे जाते हैं। तो द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड व्हेन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने से वक्त हम लोग ये कुछ रूल्स हैं इनको फॉलो करेंगे। क्या है, लाइक सिंपल सॉल्ट द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज, ठीक है ना। कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे सिंपल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल जैसे KCl है तो क्या बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो पहले कैटायन का नाम लेते हैं फिर एनायन का नाम लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर सॉल्ट है तो पहले कैटायन लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, एनायन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल में देखिए AgNH3 तो ये क्या है, पहले तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि Cl पे माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो पहले हम क्या करेंगे कैटायन लिखेंगे और फिर देखो क्या लिखेंगे, एनायन। ऐसे K3FeCN में K पर प्लस चार्ज है और FeCN पर -3 चार्ज है, तो पहले हम देखिए क्या लिखेंगे कैटायन, तो पोटेशियम, और फिर क्या लिखेंगे एनायन। तो पहले कैटायन लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, एनायन लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिख के आ रही है कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो अब कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज को कैसे लिखते हैं, अब हमारा डिस्कशन क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी है, ये जो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी है इसका नेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम भी है, उसमें लिगेंड भी है, तो वो कैसे करते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो अब वो बात यहाँ पर हो रही है कि द लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ लिगेंड, नॉट द प्रीफिक्स बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम या आयन। तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इंटाइटी की, कि कोऑर्डिनेशन इंटाइटी का नाम कैसे लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी जैसे मान लो कि FeCN6-4 है, तो पहले हम क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे वो भी अल्फ़ाबेटिकली, और देन क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम का नाम, ठीक है ना। अब एग्जांपल देखिए
यहाँ पर देखिए पहले ये कंपाउंड है प्लेटिनम सेंट्रल एटम है, और अमोनिया Br Cl और CH3NH2। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि जो पहले क्या है अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है कंपाउंड, और दूसरा क्या लिख रहा है कि जो चीज़ें क्या हैं पॉली एटॉमिक हैं, वो पॉली एटॉमिक चीज़ें क्या हैं ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब इनका नाम करते हैं। तो अब देखिए इस इंटेरिटी का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा लिगेंड, तो ये अमाइन है, ये ब्रोमीन है मीन्स ब्रोमीडो Cl क्लोरिडो, और ये क्या है मिथाइल अमाइन। तो कैसे नाम आएगा पहले लिगेंड्स, वो भी अल्फ़ाबेटिकल। तो अमाइन क्या नाम है देखिए अमाइन, फिर ब्रोमाइडो क्लोराइडो मिथाइल अमाइन, तो ये चारों लिगेंड हो गए। और लास्ट में प्लेटिनम, और प्लेटिनम पर क्या चार्ज होगा तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको बता ही दिया हूँ। तो अमोनिया न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, Br और Cl दो निगेटिव हैं तो इसका +2 चार्ज आएगा। तो ये प्लेटिनम, और रोमन में क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कोबाल्ट H2O है, और ये OX मीन्स क्या है, ये ऑक्सलेट का एब्रिविएटेड फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या है तो H2O, तो H2O को क्या बोलते हैं एक्वा बोलते हैं, और OX को क्या बोलते हैं ऑक्सलेटो बोलते हैं। तो क्या होगा देखिए नाम, अब चूंकि दो है तो डाई एक्वा, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया डाई एक्वा, और ऑक्सलेट भी दो है तो देखिए ऑलरेडी डाई यूज हो चुका है, तो अब यहाँ क्या करेंगे यूज करेंगे बिस, बिस मतलब होता है दो, तो बिक्स ऑक्सलेटो। और क्लियर। और जो भी तुम्हारे क्या होते हैं ये ऑक्सलेट क्या है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ऑक्सलेटो। ओके, तो देख लो अब यहाँ पे जो नाम होगा वो किससे होगा, वो बोल रहा था यहाँ पर कि लिगेंड्स आर नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ लिगेंड नॉट द प्रीफिक्स। जैसे एक्वा का प्रीफिक्स क्या है डाई, तो डाई से मतलब नहीं है, ऑक्सलेट में क्या है बी, बाई से मतलब नहीं है। लिगेंड का नाम क्या है एक्वा, तो एक्वा ए से स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सलेटो ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ए और ओ में कौन पहले आएगा तो ए आएगा, तो डाई एक्वा और बिक्स एक्सलेटो। ठीक है ना, और ये हो जाएगा कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। ओके, तो यहाँ मेनली डिस्कस ये कोबाल्टेट कैसे लिख रहा हूँ ये अभी आगे डिस्कशन करेंगे। मेन आपको समझ में आ गया कि लिगेंड को कैसे लिखना है अल्फ़ाबेटिकल, और पहले लिगेंड लिखा जाएगा, लिगेंड के नाम वो भी कैसे लिखे जाएंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, और प्रीफिक्स से मतलब नहीं होगा, उसके नेम ऑफ लिगेंड से हमको मतलब है। फिर तीसरी बात जो बोल रहा है कि नेम ऑफ लिगेंड इंड विद ओ एंड दोज फॉर द एनायनिक लिगेंड है तो ओ से इंड होगा। अब लिगेंड क्या हो सकता है तो एनायनिक हो सकता है, न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकता है, तो जैसे कुछ न्यूट्रल लिगेंड का सिलसिला नाम है कुछ, जैसे एक्वा फॉर H2O, अमाइन फॉर अमोनिया, कार्बोनिल फॉर CO, थायोकार्बोनिल फॉर CS, नाइट्रोसिल फॉर NO, और जो आपके कैटानिक लिगेंड वो सब IUM से क्या होंगे इंड होंगे। तो इनके जो एनायनिक लिगेंड कैटानिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड के जो नाम है वो लिगेंड में हम लोग डिस्कस कर रखे हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड और भी हैं कैटानिक लिगेंड, जैसे P4 टेट्राफॉस्फोरस नाम बोलते हैं, O2 डाइऑक्सीजन एसिड ऑक्टा सल्फर, और ये CONH2 क्या है दैट इज यूरिया, और हाइड्राजीनियम NH2H5+, ये कैटानिक लिगेंड है। तो ये कुछ कैटानिक लिगेंड के कुछ इंपॉर्टेंट और भी नाम यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, और लिगेंड कैसे हो सकते हैं, लिगेंड की बात कर रहा है तो लिगेंड एम्बीडेंटेड हो सकते हैं। एम्बीडेंट लिगेंड क्या होता है कि जिसमें एक ही लिगेंड में मतलब कि दो एटम से वो लिंकेज बना सकता है। तो जैसे CN- में अगर कार्बन से लिंक किया है तो साइनाइडो या साइनाइडो C, और इसी CN- में अगर नाइट्रोजन से अगर लोन पेयर जा रहा है तो नाम है आइसोसाइनाइडो या साइनाइडो N। तो लिंकेज किससे बना है, अगर कार्बन से जुड़ा है तो नाम क्या होगा लिगेंड का साइनाइडो C, और NC- से जुड़ा हुआ है तो साइनाइडो N या आइसोसाइनाइडो। ऐसे NO2- में अगर N से जा रहा है तो नाइट्रो या नाइट्राइटो N, और ON- में ऑक्सीजन से अगर जुड़ रहा है तो नाइट्राइटो बोलिए चाहे नाइट्राइटो O। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लिगेंड में कि अगर जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो वहाँ ये मेंशन करना पड़ेगा नाम लिखते वक्त कि वो किससे जुड़ रहा है। एक तो ये हो गया। और लिगेंड में क्या बातें आ सकती हैं, प्रीफिक्स जुड़ता है कि एक लिगेंड हो सकता है दो हो सकता है, तो मोनो डाई ट्राई आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द वन काइंड ऑफ लिगेंड। एक काइंड ऑफ लिगेंड जैसे यहाँ पर देखिए 2H2O था तो बाई यूज कर दिया गया,
die in the coordination entirety. When the name of the ligand include a numerical prefix or a complicated or whenever the use of normal prefix creates some confusion, it is set off in the parenthesis and second set of the prefix is used. तो फिर वही कहने का मतलब क्या है कि जब भी उस लिगेंड में ऑलरेडी क्या हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज हो गई हो या वो क्या हो बाइडेंटेड या इस तरह का लिगेंड हो, तो उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और उस केस में सेकेंड सेट ऑफ प्रीफिक्स यूज करेंगे. जैसे डाई यूज कर लिया तो दो क्लिक, फिर क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे. ट्राई यूज कर लिया तो ट्रिस यूज करेंगे. टेट्रा यूज कर लिया तो टेट्रा केस. पेंटा है तो पेंटा केस. हेक्सा है तो हेक्सा केस. हेप्टा है तो हेप्टा केस. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखिए, अब इसको और बेटर आप लिगेंड के बारे में क्या क्या बातें आप समझ लिए. लिगेंड के बारे में पहला चीज़ कि सबसे पहले लिगेंड आएगा, लिगेंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा. लिगेंड एक या एक से ज़्यादा है तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उस केस में प्रीफिक्स जुड़ जाएगा और लिगेंड का जो ऑर्डर है वो हमेशा लिगेंड के नेम पर हम डिसाइड करते हैं, ना कि उसके प्रीफिक्स पर डिसाइड करते हैं. और अगर ऑलरेडी मोनो डाई ट्राई यूज हो चुका है तो फर्दर यूज करने के लिए हम लोग बिस ट्रिस ये सब यूज करेंगे. जैसे यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर पहले इसका कोबाल्ट के बाद देखिए क्लोरीन है, फिर ये क्या, ये है इथिलीन डाइअमाइन. ये क्या है, इथिलीन डाइअमाइन. ये भी दो है तो क्या होगा, तो क्लोरीन से क्लोरिडो और ये क्या है इथिलीन डाइअमाइन, इथिन 1,2 डाइअमाइन. तो देखिए तो डाइक्लोरिडो और इथिलीन 1,2 डाइअमाइन. और इसको ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक आपका बाइडेंटेड लिगेंड है तो ब्रैकेट के अंदर देखिए लिख लिया गया है. और वर्ड क्या यूज किया जा रहा है, बिस. ऑलरेडी डाई यूज कर लिए हैं तो यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे, बिस. तो डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन. और फिर क्या देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट पर चार्ज क्या हो गया, थर्ड. तो इसकी नेमिंग हो गई. ऐसे आके देखिए एनआई सेंट्रल एटम्स क्लोरीन और ये क्या है ट्राईफिनाइल फॉस्फिन. ट्राईफिनाइल फॉस्फिन तो क्या हो जाएगा, देखो क्लोरीन और ट्राईफिनाइल फॉस्फिन. तो टी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, डाइक्लोरिडो, ठीक है ना. और फिर बिस और देखिए ब्रैकेट के अंदर ट्राईफिनाइल फॉस्फिन, निकल सेकेंड. ओके, ये पांचवी बात होगी. छठवीं बात ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि निकाले कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन एंड आयन आर न्यूट्रल इन इट इज इंडिकेटेड बाय द रोमन न्यूमेरिकल इन द पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल. तो दिख ही रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही आता है तो मेटल से जो आपका मेटल है उसके बाद ब्रैकेट के अंदर रोमन वर्ड में हम क्या करेंगे, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करते हैं. जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यही वही बात कह रहा है 6. अब सातवीं बात क्या कह रहा है कि जैसे अभी आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कैटायन भी हो सकता है, वो एनायन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है ना. तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कैटायन है, देन मेटल इज नेम्ड सेम एज ए एलिमेंट. जैसे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ निकल लिखा हुआ है और ये देखिए कैटायन है, कैटायन और ये न्यूट्रल है. और ऊपर एक एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे देखिए एनायन है तो यहाँ कोबाल्ट ना लिखकर कोबाल्टेट लिखा हुआ है. यहाँ देखिए ये एनायन है तो यहाँ आयरन लिखकर क्या लिखा हुआ, फेरेट थर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना. तो ऐसा ये क्यों हो रहा है, तो वही बात मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन अगर कैटायन है तो मेटल का एज इट इज नाम ही लिख देंगे. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट इन अ कॉम्प्लेक्स कैटायन इज कॉल्ड कोबाल्ट. और प्लेटिनम को क्या बोलेंगे, प्लेटिनम, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन में है. बट इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन, अगर वो एनायन है, देन नेम ऑफ मेटल एंड्स विद सफिक्स 8, यानी फिर उस केस में क्या होगा, कोबाल्टेट, प्लेटिमिनेट. ओके, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स एनायन, इसमें देखिए यहाँ कोबाल्ट क्या है, एनायन में है तो क्या नाम होगा, कोबाल्टेट. फॉर सम मेटल लैटिन नेम्स आर यूज इन कॉम्प्लेक्स एनायन, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, इसका लैटिन नेम क्या होता है, आयरन का फेरेट तो फेरेट, सिल्वर का आर्जिनेट, और इसका क्या होता है ऑरियम तो ऑरिटेट. लेड का लैटिन नेम क्या होता है, प्लम्बम तो प्लम्बेट. टीन का क्या होता है, स्टैनम तो स्टैनेट. तो 8 लग जाएगा. और ये जो 8 लगा है इसका मतलब ये सब कहाँ पे होंगे, ये मेटल
ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होंगे। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सबसे पहले कैसा है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा सबको, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसे नेमिंग करेंगे, सबसे पहले तो लिगेंड अमाइन और क्लोरो, पहले कौन है अमाइन, तो 4 हैं तो टेट्रा अमाइन, 2 क्लोरीन डाई, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे एक छूट गया है वर्ड, यहाँ लिखना चाहिए इनको, डाई क्लोरिडो, ठीक है। और देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट को लिख रहे हैं कोई कैटायन के अंदर, तो कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 3, तो कोबाल्ट 3rd। अब इसमें देखिए दो अमोनिया, तो ये क्या है, तो काउंटर आयन है, और यहाँ पर इस पर चार्ज क्या होगा, तो -2, कोबाल्ट पे क्या चार्ज होगा, तो +2, ये तो लिख लेंगे। अब ये कहाँ पे, एनायन में, तो पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, कैटायन से, तो क्या है वो अमोनिया है, तो अमोनियम। अब इंटाइटिड स्टार्ट होगी, क्या इंटाइटिड, तो इसमें क्या है, ये थायोसाइनेटो-एस, सल्फर से लिंक है, थायोसाइनेटो-एस, तो देखिए 4 है, तो टेट्रा थायोसाइनेटो-एस। फिर कोबाल्ट एनायन में है, तो अब कोबाल्ट नहीं होगा, क्या नाम होगा, कोबाल्टेट, तो कोबाल्टेट क्या नाम होगा, देखो कोबाल्टेट और ऑक्सीडेशन सेकेंड, तो ये इसका पूरा नाम हो गया। ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव। फिर क्या बोला कि द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नेम सिमिलर टू द कॉम्प्लेक्स कैटायन, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है या उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का नाम करने का तरीका ऐसे ही होता है। कैसे, अब यहाँ देखो CrCl क्या चार्ज इसके ऊपर, 0 चार्ज है, तो ये हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्रोमियम आपका सेंट्रल मेटल हो गया, और ये pyridine है, Py एब्रेटेड फॉर्म, और ये क्या है, क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे बेटा, pyridine और क्लोरीन में कौन पहले आएगा, तो क्लोरीन आएगा, तो देखो ट्राई क्लोरिडो, और ये क्या होगा, ट्रिस पैरिडीन, देखो ब्रैकेट के अंदर, और क्रोमियम, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा, वो 3rd आ जाएगा। क्लियर, तो क्रोमियम लिखा गया। अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो क्या लिख देते, क्रोमेट लिखा था। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि जब द प्रीफिक्स 6 एंड ट्रांस डेजिग्नेटेड एडजेसेंट एंड अपोजिट ज्योमेट्रिक लोकेशन की, जैसे आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, तो जैसे ये प्लेटिनम NH3 जो है एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, तो इसका तो नाम क्या है, देखो अगर ये सिस ट्रांस एक मोमेंट के लिए अगर भूल जाओ, तो इसका नाम क्या होगा, देखो अमाइन क्लोरो, तो डाई अमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड, इतना क्लियर। अब चूंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, तो सिस और ट्रांस के 2 पोजीशन, देखो ये सिस पोजीशन या ट्रांस पोजीशन है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे मेंशन आगे कर सकते हैं कि सिस है या ट्रांस है, तो उसके आगे सिस और ट्रांस वर्ड यूज हो जाएगा। अब चूंकि ऊपर वाला आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है, तो उनके आगे सिस और ट्रांस नहीं लगाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे नीचे वाला ये भी सिस और ट्रांस शो कर रहा है, तो जनरल नाम क्या होगा, तो पहले अमाइन, फिर टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3rd, और चूंकि सिस और ट्रांस शो करेगा तो बाद में सिस और ट्रांस ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो फिलहाल आप लोग को नेमिंग आ गया, क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है और न्यूट्रल है, तो सेंट्रल एटम का नाम एज इट इज, और अगर कॉम्प्लेक्स एनायन में है तो सेंट्रल एटम के साथ 8 लग जाएगा। और एक और कि इफ देयर इज एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट इज इंक्लूडेड इन द नेम। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका है, तो देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखिए यहाँ पे H2O बाहर भी है और एक यहाँ पर H2O अंदर भी, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी है, तो क्या नाम रखेंगे, तो पहले इसका नाम रखेंगे। और ये क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, ये कैटायन है और ये एनायन है, तो नाम स्टार्ट करते हैं। तो टेट्रा एक्वा, 2 क्लोरीन डाइक्लोरिडो, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, फिर बाद में क्या है एनायनिक पार्ट, तो क्लोराइड, और 2 वाटर हैं, तो 2 वाटर, या सेम देखो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3rd क्लोराइड, 2 वाटर की जगह मैं इसको डाई हाइड्रेट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बाहर 2 पानी की मॉलिक्यूल जो उनको क्या लिखेंगे, डाई हाइड्रेट, इतना क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर
IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, K4FeCN6। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैटायन और ये एनायन है, तो ये कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये काउंटर आयन है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल पोटेशियम। इसके आगे ये टेट्रा काउंटर आयन के अंदर जो नंबर होता है उसको हम मेंशन, यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिंपल पोटेशियम। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये तो आपका क्या है, -4 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है। सबसे पहले क्या है, लिगेंड क्या है, साइनाइड, तो क्या होगा, हेक्सा साइनाइडो। फिर आयरन आया, वो भी निगेटिव में, तो क्या नाम आएगा, आयरन नहीं आएगा, क्या आएगा, फेरेट। और क्या है, सेकेंड, तो बस का नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। ठीक है, जैसे FeH2O6 Cl3, तो इससे +3 चार्ज, इसकी ओवरऑल पे क्या, +3 चार्ज। तो अब क्या लिखेंगे, तो पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन आ रहा है, तो क्या आएगा, लिगेंड हेक्सा, पानी को बोलते हैं एक्वा। अब इस बार Fe कहाँ है, कैटायनिक पार्ट में है, तो क्या नाम होगा, फेरेट नहीं हुआ, आयरन, रोमन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, और फिर क्लोराइड। ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन का नंबर नहीं, यहाँ पे हम लोग ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, या यहाँ पर हम लोग टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, काउंटर आयन के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गई सिंपल हम लोग की नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, नाम इसका वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी की बेसिक बात क्या है वो समझ लीजिए, कि जैसे K4FeCN6 क्या देगा, तो K+ देगा, और FeCN6 -4 देगा। तो ये सोल्यूशन जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो K+ का टेस्ट तो मिलेगा, लेकिन Fe+2 का टेस्ट नहीं मिलेगा, न ही Cn- का कोई टेस्ट मिलेगा। तो यानी कि इसमें एक बात इनको समझ में आई कि देखिए ये तो आयनाइज, ये टेस्ट मिलने का मतलब क्या है कि ये आयनाइज हो गया, मतलब टूट गया, लेकिन Fe+2 और Cn- नहीं मिल रहा है, नहीं Fe+2 और Cn- सोल्यूशन में प्रेजेंट में टूटा नहीं है, मीन्स आयनाइज नहीं हुआ है। तो वर्नर ने फिर यहीं पे बात की कि देयर आर 2 तरह की लिंकेज होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी लिंकेज, जिसको आयनिक लिंकेज भी बोलते हैं, जो आयनाइज हो जाते हैं, और दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी लिंकेज, जिसको हम कोवलेंट लिंकेज बोलते हैं, यानी Fe और Cn- के बीच में कोवलेंट नेचर आ चुका है, कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, जिस रीजन से ये आयोनाइज नहीं हो पा रहा है। तो इस कंपाउंड के अंदर 2 तरह के लिंकेज हैं, प्राइमरी लिंकेज यानी कि जो आयोनाइज हो सकते हैं, और सेकेंडरी लिंकेज जो कि आयोनाइज नहीं होते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी मतलब ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल एटम लिगेंड के बीच में कैसा लिंकेज होता है, तो सेकेंडरी लिंकेज होता है। तो इन्होंने 2 लिंकेज की बात कही, और वही है वर्नर थ्योरी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इसको उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला। तो क्या है, several theories were proposed but none of them could satisfactorily explain the observed properties of cobalt 3rd amine of other similar compound like platinum 4 amine which had been prepared by them। यानी कि जो कोबाल्ट 3rd अमाइन और प्लेटिनम 4th अमाइन के बहुत सारे जो कंपाउंड प्रिपेयर किए गए थे, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर रहे थे। इट वॉज ओनली इन 1893 वर्नर प्रेजेंटेड थ्योरी नोन एज वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो 1893 में वर्नर ने एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसको बोला कहता है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, विच कुड एक्सप्लेन ऑल द ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो वो बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज जो पहले एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, फिर वो एक्सप्लेन होना स्टार्ट हो गए हैं। और अकॉर्डिंग टू ही मोस्ट एलिमेंट एग्जिबिट 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। और इन्होंने ही बताया कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनमें से मैक्सिमम जो है वो 2 तरह की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वही मैं प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज की जो बात कह रहा था। क्या होता है प्राइमरी वैलेंसी? तो प्राइमरी वैलेंसी ये होती है दिस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होती है?
तो मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट की करस्पॉन्डिंग प्राइमरी वैलेंसी होती है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल आयोनाइजेबल या आयनिक वैलेंसी, मीन्स ऐसी वैलेंसी जो कि आयोनाइज हो सके. इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस एंड इट्स अटैचमेंट विद द सेंट्रल मेटल आयन इज शोन बाय द डॉटेड लाइन. तो इनको निगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई करते हैं. नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है वही प्राइमरी वैलेंसी होती है और इस वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? तो प्राइमरी वैलेंसी इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट की प्राइमरी वैलेंसी क्या आती है, आयनाइजेबल वैलेंसी भी कहलाती है, मीन्स उसके अंदर एक आयनिक लिंकेज है, उस बात को ये जस्टिफाई करता है. आगे और चीज़ें देखते हैं. सेकेंडरी वैलेंसी इसका नाम है ऑक्सिलरी वैलेंसी या कोवेलेंट वैलेंसी. इट इज़ ऑल्सो टर्म एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं. यूजली एब्रिएटेड एज CN फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. इट इज़ अ नॉन आयनिक या नॉन आयनाइजेबल. ये नॉन आयनाइजेबल होता है बिकॉज इट इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड टाइप and this is satisfied by either negative ions or neutral molecule having lone pair of electron. ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर तो ligand can be what, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन. एग्जाम्पल H2 अमोनिया सब भी क्या है, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं. और इवन समटाइम्स सम पॉजिटिव ग्रुप, इनफैक्ट जैसे नाइट्रोसोनियम NO2+ या NO+, तो ये भी क्या है, मतलब कि नॉन आयनिक वैलेंसीज होती हैं और ये सेटिस्फाई होती हैं अनायन न्यूट्रल लिगेंड या कैटायनिक लिगेंड. द लिगेंड विच सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेशन नंबर आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंड बाय द थिक लाइंस. और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी को जस्टिफाई करते हैं वो थिक लाइन से क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं, यानी कि उसने लोन पे डोनेट किया है. सिंपल सी बात है. एवरी एलिमेंट, अच्छा अब व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं. इट इज़ अ नॉन एनालाइजेबल वैलेंसी या नॉन आयनिक वैलेंसी. और सेकेंडरी वैलेंसी इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर या दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ लोन पेयर या नंबर ऑफ लिंकेज बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड लिगेंड. एवरी एलिमेंट टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज. In order to meet this requirement, a negative ion may often show dual behavior. Negative ion दोनों तरह की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. It may satisfy both primary and secondary valency since in every case fulfillment of coordination number of the central metal ion appear essentially. This dual behavior is present by the both thick and dotted line. For example, अब इसको देखिए, कोबाल्ट दिस, तो आप देखिए कोबाल्ट पे चार्ज क्या है, यहाँ पे आ जाए कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज, यहाँ -2 है, और फिर अंदर एक Cl है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर +3 चार्ज. तो कोबाल्ट में +3 चार्ज है तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी हो गई 3. कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कितने लिंकेज हैं, तो कितने लिगेंड है 5 और 1 6, तो 6 लिंकेज हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6. अब उसने क्या बोला है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट उसको हम उससे करते हैं. H2O कैसे जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी वैलेंसी थे. तो देखिए सब ये थिक लाइन है, 1 2 3 4 5 H2O. और क्लोरीन में एक क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी जुड़ा हुआ है, देखिए क्लोरीन के साथ सेकेंडरी वैलेंसी है, और 2 क्लोरीन बाहर है, तो ये 2 क्लोरीन प्लस क्लोरीन क्या है, प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर सकता है. तो देखिए क्लोरीन जो है उसमें क्या है, 3 क्लोरीन में वो देखिए प्राइमरी वैलेंसी मीन्स डॉटेड लाइन दिखाया गया है. लेकिन एक क्लोरीन चूँकि कॉम्प्लेक्स के अंदर है और डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स के जो अंदर होगा तो सेकेंडरी वैलेंसी से ही जुड़ेगा, तो इसलिए इसको क्या किया गया है, थिक लाइन से दिखाया गया है. तो ये इस तरह से वर्नर इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि H2O आपका 5 H2O सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, और 3 में से एक जो क्लोरीन है वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, और बाकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं. ठीक है ना. फिर क्या बोल रहा है, एवरी मेटल अ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज. हर एक मेटल का फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होता है. ठीक है ना, 2 4 6 5 तो फिक्स होता है. एग्जाम्पल कोबाल्ट 3rd एंड प्लेटिनम 4th हैव अ 6 सेकेंडरी वैलेंसी. तो कोबाल्ट 3rd और प्लेटिनम 4, ये कोबाल्ट का 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लेटिनम का 4th ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर में सेकेंडरी वैलेंसी 6 शो करता है, लेकिन कॉपर सेकेंड वो 4 ही शो करता है. तो ये फिक्स होता है, तो ये याद रखना है. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली फिक्स्ड, बट सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सर्टेन मेटल एटम फाउंड टू पोजेस मोर देन 1 कोऑर्डिनेशन नंबर. तो जनरली क्या होता है कि किसी एक सेंट्रल मेटल के किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, बट
कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके सेमी ऑक्सीडेशन स्टेट पर एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था। द आयन्स ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी वैलेंसीज हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशियल अरेंजमेंट। अब चूंकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डेड होता है, तो जब कोवलेंट बॉन्डेड होगा तो उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होगी, तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल एटम के अराउंड कोई स्पेशल अरेंजमेंट होगा, यानी कुछ ना कुछ की ज्योमेट्री होगी जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करेगी। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच स्पेशल अरेंजमेंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मीन्स कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। और वेरियस पॉसिबिलिटीज है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लीनियर स्ट्रक्चर, अब केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा याद कर लीजिए। 4 है तो या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा। 3 है तो ट्रायंगुलर होगा और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। ओके, सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू टाइप ऑफ वैलेंसी, अब इन दोनों टाइप की वैलेंसी को डिस्टिंग्विश करने के लिए वर्नर इंट्रोड्यूसेस द स्क्वायर ब्रैकेट टू इंक्लूड दिस एटम मेकिंग अप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विच आर देयरफॉर नॉट आयोनाइज्ड। तभी वो कोऑर्डिनेशन इंटायरिटी को ब्रैकेट के अंदर में रखा कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें कन्फर्म है कि उनके बीच में सेकेंडरी वैलेंसी ही है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव पोस्टुलेट वर्नर फॉर्मुलेटेड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए वो ये कोबाल्ट के अमाइन है, कोबाल्ट Cl3 6NH3, कोबाल्ट Cl3 5NH3, कोबाल्ट Cl3 4NH3। तो अब ध्यान से देखिए हर जगह कोबाल्ट का क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन फिक्स है और अमोनिया का अमाउंट चेंज हो रहा है। जिसको पहले वाले को कैसे लिखेंगे, तो पहले वाले को ऐसे लिखेंगे NH3 यानी 6 अमोनिया अंदर है, सेकेंडरी लिंकेज है। इसमें क्या है, 3 क्लोरीन बाहर है। दूसरे वाले में देखिए 5 ही अमोनिया है, चूँकि कोबाल्ट +3 क्या शो करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6, तो 6 करना पड़े तो 5 अमोनिया के साथ 1 क्लोरीन। अगले में यहाँ देखिए क्या है, 4 ही अमोनिया है, तो 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन, तो बाहर 1 ही क्लोरीन बचेगा। तो क्या दिखा, तो पहले में 3 क्लोरीन बाहर हैं, दूसरे में 2 ही क्लोरीन बाहर हैं और तीसरे में 1 ही क्लोरीन क्या है, बाहर है। तो ये डिफरेंस आ गया। The species within the square brackets being the coordination entirety complex and ion outside the square brackets are counter ion. He further postulated that the octahedral, square planar and tetrahedral geometrical shapes are more common in the coordination compound. कि ये जो 3 यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दस ये कोबाल्ट के जो ये ऊपर वाले जो आयंस हैं, चाहे कोबाल्ट ये वाले, चाहे ये और चाहे ये सभी ऑक्टाहेड्रल इंटैक्ट। क्यों ऑक्टाहेड्रल हैं, क्योंकि देखिए सबकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी, यहाँ पर भी 6 है, 5 और 1 6, 4 और 2 6, तो 6 का मतलब कौन से हैं, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है, मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। वेल NiCO4 और PtCl4, अब ये जो NiCO4 है, जो PtCl4 है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी क्या है, 4 ही है। अब यहाँ पर देखिए कि वर्नर और जो मॉडर्न वर्नर का जो कॉम्प्लेक्स है वही है 3NH3। मॉडर्न नोटेशन में क्या आ जाएगा, तो देखिए 6 अमोनिया अंदर, 3 Cl बाहर, 5 अमोनिया है तो 1 क्लोरीन और चाहिए, तो 6 हो गया, 2 Cl बाहर, फिर 4 और 2 6 हो गया, 1 Cl बाहर। इसमें देखिए 3 अमोनिया 3 Cl। तो चूंकि एक बात क्या दिक्कत है कि कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अंदर तो 6 चाहिए चाहिए, इसलिए देखिए कि पहले में 6 अमोनिया था तो कोई सील अंदर नहीं, अगले में क्या है, 5 अमोनिया है, तो 5 अमोनिया है तो 1 सील अंदर लाना पड़ा, अगले में 4 अमोनिया 2 सील अंदर लाना पड़ा, अगले में 3 अमोनिया तो 3 सील अंदर लाना पड़ा। अब इससे क्या होगा, आयोनाइज करेंगे तो यहाँ 3 Cl- मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ 1 भी नहीं मिलेगा। सेकेंडरी वैलेंसी अगर देखी जाए तो पहले में 6 अमोनिया है, दूसरे में 5 अमोनिया क्लोरीन है, तीसरे में 4 अमोनिया 2 क्लोरीन और चौथे में क्या है, 3 क्लोरीन है और 3 अमोनिया है। प्राइमरी वैलेंसी में पहले में 3 Cl- है, पूरे के पूरे कोई अंदर नहीं है। दूसरे में 3 Cl- जबकि 1 Cl- क्या है, डुअल नेचर के साथ है, मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है। इस केस में क्या है, 3 Cl- है जिसमें से 2 क्या है, डुअल नेचर का है, और इस केस में क्या है कि तीनों Cl- क्या है, डुअल नेचर का ही है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी यहाँ पर बेटा, 6 है, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाएगा तो किसकी कंडक्टिविटी, अगर एक कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी मेजर की जाए तो सबसे ज़्यादा आयंस किसके पास है,
ऊपर वाले के पास है, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? तो फर्स्ट की, उससे कम सेकंड की, उससे कम थर्ड की, उससे कम फोर्थ की। तो ये अब ये प्रॉपर्टीज़, इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ कंडक्टिविटी या किसका वांटा फैक्टर ज़्यादा होगा, जिसके नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे। तो पहले का वांटा फैक्टर 4 है, दूसरे का वांटा फैक्टर 3 है, अगले का वांटा फैक्टर 2 है, इसका वांटा फैक्टर क्या है? 1 है। तो वांटा फैक्टर, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये सब बातें हम लोग क्या करेंगे, समझ सकते हैं। या आपको पता है Cl माइनस अगर Ag प्लस से जुड़ के क्या बनाता है? AgCl का प्रेसिपिटेट देता है। तो पहले में क्या होगा? पहले में अगर AgNO3 एक्सेस में है तो पहले में 3 AgCl मिलेगा, दूसरे में 2 AgCl मिलेगा, तीसरे में 1 AgCl मिलेगा और चौथे में 0 AgCl मिलेगा, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ Cl माइनस जो आयनाइजेबल फॉर्म में होगा वही Ag प्लस से रिएक्ट करके Cl माइनस देगा। तो वही बात कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl फ्रॉम द अबव डाटा इट इज क्लियर दैट first the solution conductivity complex of 1 2 3 corresponding to 1:3 1:2 1:1 electrolyte respectively, है ना। ये 1:3 electrolyte है, ये 1:2 है और ये क्या 1:1 है। Thus increasing order of conductivity can be represented as the, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया कि जिसके पास सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन आयंस होंगे उसकी ही कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और फिर सेकेंड बात क्या बोला? तो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि लास्ट वाला में तो करेगा नहीं कोई, लास्ट में कोई भी Cl माइनस नहीं है। तो 3 to 1 यानी पहला क्या देगा? 3 मोल ऑफ AgCl देगा, दूसरा क्या देगा? 2 मोल ऑफ AgCl देगा और तीसरा क्या देगा? 1 मोल ऑफ AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो इस तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, वर्नर थ्योरी के बाद से समझ में आने लगी। तो बात समझ में आ गया। तो एक बात हुई क्या, वर्नर थ्योरी में 2 तरह के लिंकेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिंकेज जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करता है, मेटल एटम, मेटल आयन के, और ड्यूअल नेचर शो करता है। सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है और ब्रैकेट के अंदर होती है, और ये न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और नेगेटिव लिगेंड सब शो करता है। सेकेंडरी वैलेंसी थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है और प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से शो किया गया है। और जो एनायन होते हैं वो दोनों वैलेंसी क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें जनरली ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेन, टेट्राल 3 तरह की ज्योमेट्री देखी जाती है। फिर उसके बाद से फिर ये बातें डिस्कस की गई कि कॉम्प्लेक्स, वर्नर कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न नोटेशन, आयनाइजेशन, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी, और इस बेसिस पे कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, या अगर Cl माइनस अगर सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो AgCl देगा। तो ये सब देखिए डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हमारा मिल रहा है। अब एक जो इसमें लास्ट चीज़ है दैट इज़ अ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल गिवन बाय द सेडज्विक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका क्या होता है? सिंपल एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द मेटल एटम और आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स इन इट, या एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, ठीक है ना। तो जैसे पहले एक एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, CrCO6 में क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछेगा, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा? 0। तो क्या होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर कितना है क्रोमियम का? होता है 24। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 प्लस कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड कितना लोन पेयर देंगे? तो एक देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितना देगा? तो 12 इलेक्ट्रॉन, 2 × 6 कितना हो गया? 36। तो 36 क्या कहलाएगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ इसका क्रोमियम का। ऐसे ही इसमें देखा जाए तो Fe पर चार्ज क्या आएगा बेटा? +2। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर 26, चार्ज कितना है? +2, तो -2 प्लस 6 है तो 2 × 6, ये भी क्या है? 36। तो इस केस में हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस तरीके से निकालते हैं। या NiCO4, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 28 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है तो -0 प्लस कितने हो जाएंगे? 2 × 4 लिगेंड, तो 8 और 28 कितना? 36। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। क्लियर बात? अब एक चीज़ और क्या है लास्ट में, द इफेक्टिव एटॉमिक रूल इज जनरली फाउंड टू बी नॉट वैलिड इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बट इन द केस ऑफ द मेटल कॉर्बोनिल्स दिस रूल फाउंड वैलिड इन ऑल केसेस एक्सेप्ट 1 or 2 एक्सेप्शन। तो बस ये ध्यान, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना ही कहा गया, ठीक है।
और बेसिकली क्या होता है कि पहले एक ऐसा मानना था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताते थे कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर ले रहा है तो वो कंपाउंड ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे ना 36। बट बाद में देखा गया कि ऐसा नहीं है ना। फॉर एग्जांपल K3FeCN6 एंड K4FeCN6, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका निकालिएगा तो कितना आएगा, 26 - 2 + 12 कितना हो जाएगा, 36। और यहाँ निकालिएगा तो 26 - 3 + 12 कितना आ गया, 35। तो इसका इफेक्ट नंबर 36 का 35 है, तो नोबल गैस तो एटॉमिक नंबर ये है, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन देखा गया क्या कि ये ज़्यादा क्या स्टेबल होता है। तो बाकी कहानी पढ़ेंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पहले मानना ये था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिसाइड की जा सकती है, बट बाद में पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब बस इसका काम यही है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ही बस कैलकुलेट करना, आपको क्या करना है, बस सीखना है कि क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और दूसरी बात कि कार्बोनिल कंपाउंड के केस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, थैंक यू।